हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? बिल्कुल सही होंगे, उम्मीद मुझे यही है और अच्छे से ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ने के लिए और मेरे चैनल को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मोटिव एक ही है कि आप बच्चों को अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाए, इसीलिए डेडिकेटेड चैनल आपके लिए बनाया हुआ है। पिछले वीडियो में बच्चों हमने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो है स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, क्यों चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है गोलाकार पाथ में, और क्यों सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूमते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर का इसके अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की गणितीय सूत्र को स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है वो हमने कल पढ़ लिया था। वो क्या पढ़ा था कि कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी पिंड है एक दूसरे पिंड को क्या करता है, एक अदृश्य बल से आकर्षित करता है, और उसका जो बल है वह द्रव्यमानों के, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और उनके दूरी के वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने पढ़ा था। वो आज हम मैथमेटिकल रूप में देख लेते हैं। चलिए, ये दो पिंड दिए हैं हमने यहाँ पे, पिंड ए और पिंड बी। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और ये इनका बल है और ये इनके बीच में डिस्टेंस डी है। तो मान लिया कि ए और बी पिंड दो पिंड है, एक ए एक बी, ठीक है। अब मान लिया कि ए तथा बी का द्रव्यमान क्रमशः एम और स्मॉल एम है। ए का द्रव्यमान कैपिटल एम है, बी का द्रव्यमान स्मॉल एम है। हमने ये भी मान लिया कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी डी के बराबर है, ठीक है। ये हमने ऊपर देख लिया है, दोनों की दूरी है डी के बराबर है। अब हम ये भी मान लेते हैं कि दोनों पिंडों के बीच का आकर्षण बल क्या है, F। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, यानी व्हाट इज द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, दोनों पिंडों के बीच का बल, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अनुसार दोनों पिंडों के बीच के बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दो बातें बोलते हैं ना अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। नंबर एक, दोनों पिंडों के बलों दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर समानुपाती होता है। अर्थात एफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू स्मॉल एम। ये बन गया आपका पहला बात। एफ यानी ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इस चीज़ को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हिंदी में बोला जाता है समानुपाती। तो एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल एम, यानी ये कैपिटल एम क्या है, ए का द्रव्यमान, और स्मॉल एम है बी पिंड का द्रव्यमान। तो ये हो गया पहला। दूसरी बात क्या बोलता है कि दोनों पिंडों के बीच की बल जो है दोनों पिंडों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी। तो एफ इज इक्वल टू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एफ बढ़ेगा तो डी क्या होगी, घटेगी। अगर डी बढ़ेगा तो एफ घटेगा। इसका मतलब ये होता है। तो ये दूसरी बात होगी। चलिए, इसके बाद अब समीकरण ए और दोनों को मिलाते हैं हम, तो क्या निकलता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम बटा डी का स्क्वायर। ये आगे तीसरी क्वेश्चन हमारी। उसके बाद चौथा आती है एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बटा डी स्क्वायर। ये भी चौथी क्वेश्चन हमारी, ठीक है। इसको याद रखना अपने, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम बटा डी स्क्वायर। ये आती है हमारी चौथी क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में जी क्या है, इसी क्वेश्चन में जी है एक अनुपाती का स्थिरांक, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। अनुपाती का स्थिरांक यानी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ये। तो और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। इस जी को, कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। यह एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसको गुरुत्वीय स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो समीकरण 4 है उसके वज्र गुणन से हम क्या पाते हैं, मतलब गुणन से हम क्या पाते हैं, एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल एम, ठीक है। अब यहाँ पे जी कैपिटल जी क्या होगा, एफ इंटू डी स्क्वायर बटा
एफ एम इंटू एम, ये इक्वेशन 5 बनती है। ध्यान से देखना है बच्चों। अब समीकरण 5वां जो हमने अभी किया, एफ इजक्वल टू जी इजक्वल टू एफ डी स्क्वायर बटा एम इंटू एम, ये बन गई हमारी इक्वेशन 5। तो इसके अनुसार इस समीकरण को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का फार्मूला कहा जाता है। तो ये बनता है आपका गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक का फार्मूला बनता है। ठीक है, ये याद रखनी इक्वेशन आपको। तो अब कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। इसका एसआई मात्रा क्या है ये देख लेते हैं। बल, दूरी तथा द्रव्यमान के एसआई मात्रा को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के फार्मूला में रखने पर जी का सार्वत्रिक मात्रक का एसवर्तिक मात्रक एसआई मात्रक बनता है आपका क्या? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का न्यूटन। जैसे बल का है, अब देख लेते हैं, बल का एसआई मात्रक है आपका न्यूटन, दूरी का एसआई मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। इसलिए जी का एसआई मात्रक क्या होगा? इन तीनों को आपने क्या करना है? गुणा एन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर ये बनता है आपका इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक। तो जी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या हुआ है? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ये हुआ इसका मात्रक। ठीक है, अब सार्वत्रिक जो आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है कैपिटल जी है, कैपिटल जी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हेनरी केवेंडिश जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान निकाला था। एक तुला सुग्राही तुला होती है, इसके द्वारा इन्होंने जी का मान निकाला था। तो जी का वर्तमान मान क्या है याद रखना अपनी। जी का वर्तमान मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर होता है इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हाँ, ये पर किलोग्राम स्क्वायर होगा क्योंकि हमने ऊपर देखो यहाँ मात्रक लिया था, यहाँ पे पर किलोग्राम स्क्वायर आएगा यानी माइनस। ठीक है, तो जो आजकल करंट इसका मान है जी का वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद रखना अपने, ये चीज़ें जो पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा ये याद रखने के हैं। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है ये देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी घटनाओं को सफलतापूर्वक बताता है जो असंबद्ध मानी जाती है। यानी इसके द्वारा हम क्या क्या पता लगा सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा? नंबर 1, हमें पृथ्वी में बांधे रखने का बल है, यानी हमें पता चलता है कि हम पृथ्वी के साथ क्यों बंधे हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यह बताता है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला कोई बल है। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को भी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाता है। नंबर 3, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को भी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाता है। और नंबर 4, चंद्रमा के कारण ज्वार भाटे आते हैं, ये भी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व हुआ। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया जाने वाला बल की गणना गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय सूत्र के उपयोग से किया जा सकता है। अब हम पृथ्वी पर जो चंद्रमा का द्वारा लगाया जाने वाला जो बल है ना, यानी पृथ्वी जो चंद्रमा के ऊपर बल लगाती है उसकी गणना कर सकते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा। तो यहाँ पे जी की वैल्यू यानी जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसका फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया था, वो है आपको याद रखना है हमेशा। ये जी बड़ा जी इक्वल टू यानी कैपिटल जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बटा एम इंटू एम, ये है इसका फार्मूला। अब यहाँ पे हम एफ डी स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू एम कर सकते हैं। उसके बाद एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बटा डी स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला बन सकता है। अब ये फार्मूला बना है आपका, तो ये इसके द्वारा हम इसका फोर्स निकाल सकते हैं, पृथ्वी की फोर्स जो चंद्रमा पर लगती है। तो इसमें जी क्या है? फोर्स है, और एफ क्या है? फोर्स है, और जी है गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है, और एम क्या है? दोनों पिंडों का, एम और एम पहले बता दिया हमें, दोनों पिंडों के बीच का आकर्षण बल या द्रव्यमान है। ठीक है, तथा डी दोनों पिंडों के बीच की दूरी है जो हमने पहले शुरू में लिखी थी। अतः पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात कर दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल की गणना की जा सकती है। तो प्रायोगिक रूप से
प्रैक्टिकल रूप से हमें यह पता चलता है कि यह पता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान m = 5.972 इंटू 10⁻24 kg है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये हमें पता है, ये बताया हुआ है पहले ही। ये प्रैक्टिकल रूप से सभी ने हमें साइंटिस्टों ने निकाल रखा है, तो ये हमें याद करना है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, यानी m = 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो m होगा पृथ्वी का द्रव्यमान होगा ये 5.972 = 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अब चंद्रमा का मान क्या है? ये भी हमें पता है, बताया हुआ ये है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। तो चंद्रमा का द्रव्यमान ही पता है। तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी ये भी निकाली गई प्रैक्टिकली 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब ये है, देखिए कितनी दूरी है, 3 इंटू 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, यानी 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 1000 मीटर। अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो पता ही आपको 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी दूरी कितनी हुई दोबारा से 3.84 इंटू 10⁸, यहाँ पे 5 थी और 3 और लगी तो ये बन गई आपकी मीटर है, 10⁸ मीटर। तो दूरी आ गई फिर दोनों पिंडों के बीच में मीटर में ये और किलोमीटर में ये। अब आगे बढ़ते हैं, तो d यहाँ पे क्या है? d आपकी दूरी इतनी होगी, g का मान ये हमने पहले निकाल दिया है, और इन समीकरण चौथा समीकरण में m, d और g का मान याद रखने पर, जो मान हमें ऊपर चला इन सब का मान भरने पर हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं? जब हम g का मान, d का मान, m का मान और d का मान डालेंगे तो हमें ये फॉर्मूला आएगा f का। तो f क्या आएगा? gm इंटू m बटा d²। तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी है? 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इंटू m की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 kg, और दूरी कितनी है? 3.84 इंटू 10⁸ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो F यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? फोर्स आ जाएगी फिर 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ये आ जाएगी फोर्स, किसकी फोर्स? पृथ्वी की, जो चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी लगाती है। तो ये फोर्स है पृथ्वी द्वारा चंद्रमा के ऊपर लगाई जाती है। अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाला जो बल है वो है 2.04 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ये याद रखना बच्चों आपने, ये बल जो है पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर लगाती है। तो उदाहरण प्रश्न 1, 2 पिंड जिसका अब इसको प्रश्न दिया हुआ है, एक उदाहरण की जवाब जिसके द्वारा हम इसको कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो उसको कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं उदाहरण से आपको ये समझा देता हूँ। इसको जो हमने फॉर्मूला निकाला, इसके द्वारा हम कैसे इसको कर सकते हैं। चलिए तो उदाहरण देख लेते हैं। अब एक उदाहरण दिया उन्होंने, 2 पिंडों जिनका द्रव्यमान क्रमशः 500 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है। यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी 300 मीटर है तो दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात करें। तो आप इसकी वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू ऑफ जी है, ये दी उन्होंने 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जब भी आपको दोनों पिंडों के बीच में बल निकालने को कहा जाएगा तो आपको ये वैल्यू ऑफ जी हमेशा दी जाएगी। फॉर्मूला आपको पता ही है इसका। चलिए इसको हल कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक पिंड का द्रव्यमान 500 किलोग्राम, दूसरे पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है 50 किलोग्राम। दोनों पिंडों की दूरी दी है 300 मीटर। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अब आप निकाल सकते हो फोर्स ना। फॉर्मूला क्या है? जी m इंटू एम बटा d²। यहाँ पे m हो गया 500, m हो गया 50, d होगी 300 और g का मान ऊपर दिया हुआ है, तो वो भरो और करो। तो इसकी आपकी फॉर्मूला लगाएंगे तो 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आ गई आपकी जी की वैल्यू 500 किलोग्राम, ये आ गया आपका पहले का इसका फॉर्मूला, और 50 दूसरा इंटू 50 जो यहाँ पे लिखा नहीं है, 500 इंटू 50 आएगा। 50 क्या है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान इसका, तो बाकी नीचे 300 मीटर पर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू 25,000 किलोग्राम स्क्वायर बटा 90,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या वैल्यू निकलती है? इससे हम फिर वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू आ जाती है फोर्स की 1.86 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो उन दोनों पिंडों के बीच में जो बल है वो है ये। तो इस प्रकार जो है दिए गए पिंडों में एक पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर जो बल लगता है वो 1.86 इंटू 10⁻11 न्यूटन होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम किसी भी उदाहरण या प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं जिसमें पिंड के द्वारा लगाया गया बल पूछा गया हो, बशर्ते आपको ये फॉर्मूला याद हो। चलिए ये टॉपिक भी हो गया।
अब बचता है मुक्त पतन क्या है, इसको देख लेते हैं। मुक्त पतन, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है। जब कोई वस्तु, यानी जब कोई वस्तु जो है पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है तो कहा जाता है कि वह वस्तु मुक्त पतन में है। यानी वस्तु जो है फ्री ऑफ एनी फोर्स है, उसके ऊपर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स है। When any object is falling toward the earth without any force and only exerting the gravitational force, that is called gravitational exerted object. It means कि उस वस्तु के ऊपर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है। ठीक है, तो यह है मुक्त पतन। अब मुक्त पतन की व्याख्या करते हैं। तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, ये हम पहले जानते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो वह वस्तु मुक्त पतन में कहलाती है। तो मुक्त पतन का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है, तो उसका कारण एक ही होता है कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहता है। तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई और बल कार्य करता नहीं है, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वह वस्तु क्या है, मुक्त पतन में है। तो ये हुई मुक्त पतन की व्याख्या। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आज की टॉपिक इतना ही काफ़ी है। अगले टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा और अच्छे से आपने इसको देखा सुना होगा। तो चलिए अब चलते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ। आपकी आज के टॉपिक की समझ को परख लेते हैं कि आज को आपका टॉपिक कितनी अच्छे से समझ आया है। चलिए, तो बच्चों ये रहा आपका आज का कार्यपत्रक। देखिए, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन, मैं आपको हर कार्यपत्रक में केवल 2 प्रश्न दूंगा, जो ज़्यादा नहीं दूंगा, केवल आपके 2 प्रश्न ही आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करेंगे। तो चलिए, इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे तो आपकी जो है इस टॉपिक से रिलेटेड समझ जो है वो समझ मुझे आ जाएगी कितना आपको समझा है। लेकिन इसमें आपने अपनी ऑनेस्टी दिखानी है, किसी भी हेल्प बुक की सहायता नहीं लेनी है। तो पहला प्रश्न क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है? What is the importance of universal law of gravitation? Right? And second question क्या है, मुक्त पतन से क्या अभिप्राय है? मुक्त पतन क्या होता है? तो ये 2 प्रश्न हैं बच्चों, जो आप आज के टॉपिक अगर आपने अच्छी तरह से समझा है तो विदाउट एनी प्रॉब्लम बहुत ईजी से आसानी से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ आए हैं और आप अच्छी तरह से इनको उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक से आगे पढ़ने के लिए। तो अपना ध्यान रखते रहिए और पढ़ते रहिए।